नमस्ते एंड वेलकम। अगर आप यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल A1 जगह पर हैं। हम 2013 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और आज इस पहले पार्ट में हम टैकल करेंगे A1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को। आज का हमारा प्लान क्या है? सिंपल रखते हैं। पहले हम क्वेश्चंस 1 से 5 सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस 6 से 10 तक और एंड में एक छोटा सा रिकैप करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में क्या आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। Alright, ready हो जाइए। Let's dive straight into the first 5 questions from the 2013 paper. तो ये रहा पहला सवाल। इनपुट आउटपुट एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो इनमें से किस इकोनॉमिस्ट से जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं सैमुअल्सन, वॉलरस, रिकार्डो या फिर लियोंटीफ। जरा सोचिए, ये इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्लानिंग टूल किसने डेवलप किया था? एंड द करेक्ट आंसर इज डी, लियोंटीफ। बिल्कुल सही। प्रोफेसर लियोंटीफ ने इस अमेजिंग टेक्निक को 1951 में डेवलप किया था और ये इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। सोचो, ये दिखाता है कि कैसे एक इंडस्ट्री का आउटपुट जैसे कि स्टील दूसरी इंडस्ट्री के लिए, मानो कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक इनपुट बन जाता है। इससे हमें पूरी इकोनॉमी का जो इंटरकनेक्टेड वेब है ना, वो समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 2, ये इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में है। एक गिवन गुड के लिए एंगल कर्व कैसा दिखता है? क्या उसका स्लोप नेगेटिव होता है, पॉजिटिव, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? ये सवाल आपकी इंफीरियर गुड्स के कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को A1 से टेस्ट करता है। और सही जवाब है ए, नेगेटिव स्लोप। देखिए, यही चीज गिवन गुड्स को इतना यूनिक बनाती है। थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है ना। आमतौर पर तो प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। प्राइस गिरने पर उसकी कंजम्पशन कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है और वो गिवन गुड को छोड़कर बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीदने लगता है। यही उल्टा रिलेशनशिप उस नेगेटिव स्लोप को बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो सीधा प्रोडक्शन थियरी से है। सवाल है, रिज लाइंस पर लेबर और कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? तो इसका सही जवाब है सी, जीरो। सिंपल शब्दों में आप रिज लाइंस को एफिशिएंट प्रोडक्शन की बाउंड्री समझ सकते हैं। अगर आप उनके पार जाते हैं तो इसका मतलब आप एक इनपुट ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई एक्स्ट्रा आउटपुट नहीं मिल रहा। और बिल्कुल उस बाउंड्री पर, यानी कि रिज लाइन पर, उस एक्स्ट्रा इनपुट की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है। दैट्स वाई यहां पर MRTS यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन भी जीरो होता है। ओके, अब टॉपिक चेंज करते हैं और आते हैं डेमोग्राफिक्स पर। क्वेश्चन नंबर 4, एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की सिचुएशन आखिर कब होती है? बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स के बीच की रिलेशनशिप के बारे में सोचिए। क्या उनके बीच का गैप कम होता है या फिर बढ़ जाता है? सही जवाब है डी, जब बर्थ और डेथ रेट्स के बीच का गैप बढ़ जाता है। इसे हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, स्टेज 2 में क्या होता है? बेटर हेल्थ केयर की वजह से डेथ रेट तो तेजी से नीचे आ जाती है, लेकिन बर्थ रेट को एडजस्ट होने में टाइम लगता है और वो हाई ही रहती है। इन दोनों के बीच का ये जो बड़ा गैप है, वही पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कहलाता है। क्वेश्चन 5, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक क्लासिक कॉन्सेप्ट है। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है? इनमें से कौन सी मैथमेटिकल कंडीशन उस सिचुएशन को दिखाती है जब कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा हो? सही जवाब है ऑप्शन बी, ये है लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। इसका सीधा साधा मतलब है कि कंज्यूमर को अपने पैसे की पूरी वैल्यू मिल रही है। उसने अपना खर्च ऐसे मैनेज किया है कि गुड एक्स पर खर्च किया गया आखिरी रुपया उतनी ही सेटिस्फैक्शन दे रहा है जितनी गुड वाई पर खर्च किया गया आखिरी रुपया दे रहा है। जब ये बैलेंस अचीव हो जाता है तभी मिलती है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यानी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट। बहुत बढ़िया, हाफ वे थ्रू आपने पहले 5 क्वेश्चंस A1 से टैकल कर लिए। चलिए अब अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चंस 6 से 10। क्वेश्चन नंबर 6, यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसलिए उसके मेजरमेंट के बारे में क्या कहा जा सकता है? क्या हम उसे नंबर्स में नाप सकते हैं? मतलब क्या इसका कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल है या नहीं? इसका A1 जवाब है बी, कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। देखिए, परेटो, हिक्स और एलन जैसे बड़े इकोनॉमिस्ट्स ने कहा कि यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन एक सब्जेक्टिव चीज है। आप उसे मुझे 10 यूनिट्स की खुशी हुई जैसा नंबर नहीं दे सकते। हाँ, आप अपनी प्रेफरेंसेस को रैंक जरूर कर सकते हैं, जिसे हम ऑर्डिनल मेजरमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं कि आपको चाय कॉफी से ज्यादा पसंद है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि कितना ज्यादा पसंद। क्वेश्चन 7, ये तो इकोनॉमिक्स के सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में से एक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? ये सवाल प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच के रिश्ते को टेस्ट कर रहा है।
सही जवाब है ऑफ कोर्स सी। जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। ये A1 लॉ ऑफ डिमांड है। सोचो, जब आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में डिस्काउंट मिलता है तो आप ज़्यादा जाते हैं। ये उतना ही सिंपल इन्वर्स रिलेशनशिप है। बस शर्त यह है कि बाकी सब चीज़ें, जिसे इकोनॉमिस्ट सेटरिस पैरिबस कहते हैं, सेम रहनी चाहिए। चलिए वापस डेमोग्राफिक्स पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के हिसाब से आइडियल या स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस स्टेज में अचीव होती है? इसका सही जवाब है सी, द थर्ड स्टेज। सेकेंड स्टेज के पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बाद थर्ड स्टेज में बर्थ रेट गिरना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे लो डेथ रेट के बराबर आ जाती है। ऐसा आमतौर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और एजुकेशन के बढ़ने से होता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबलाइज हो जाती है। क्वेश्चन 9 ये हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स से है। इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं हिक्स, सैमुअलसन, आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर बोल्डिंग। और एक जवाब है ए, हिक्स। ये एक रियल गेम चेंजर था। 1934 में J.R. हिक्स और एलन ने इंडिफरेंस कर्व को इंट्रोड्यूस किया और इसने कंज्यूमर थ्योरी को पूरी तरह से बदल दिया। पहली बार इकोनॉमिस्ट हैप्पीनेस को नंबर्स में मेजर किए बिना कंज्यूमर चॉइसेस को एनालाइज कर सकते थे। उन्हें बस इतना जानना जरूरी था कि आपको क्या ज्यादा पसंद है, यानी कि आपकी रैंक्ड प्रेफरेंसेस। और अब इस एक्सप्लेनर का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या इन्फिनिट? इसके लिए बस इतना सोचिए कि जब चाय की कीमत बढ़ती है तो कॉफी की डिमांड का क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब है ए, पॉजिटिव। सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर एक चीज जैसे कि चाय महंगी हो जाती है तो लोग उसके सब्स्टिट्यूट यानी कॉफी पर स्विच कर जाते हैं, इसलिए कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है। ये जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, वही हमें एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ये थे हमारे पहले 10 सवाल। आज हमने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को समझने वाले इनपुट आउटपुट एनालिसिस से लेकर कंज्यूमर चॉइस की साइकोलॉजी को बताने वाले गिवन गुड्स और इंडिफरेंस कर्व्स तक। उम्मीद है इस ब्रेकडाउन से ये कॉन्सेप्ट्स आपके लिए और भी क्लियर हो गए होंगे। अगले 10 क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं? तो फिर मिलते हैं आपसे पार्ट 2